हेलो नमस्ते। और अब हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। वो था हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपने काफ़ी हद तक रिवीजन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स को एक्सटेंसिवली समझा रहे हैं जो एटलीस्ट पुराने साल में आ चुके हैं, और उनसे रिलेटेड आपको नए टॉपिक्स कुछ दे रहे हैं ताकि आप उनको पढ़ सके, है ना। आप एक 10 to 12 टॉपिक्स की लिस्ट बना सके जो आपको पढ़ने हैं, ताकि अगर आप इस साल का प्रीलिम्स अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो, है ना। तो इसी में हम शुरुआत करेंगे। अब इसके साथ अब हम नए क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 11, जो बोल रहा है आपसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। ठीक है, ये बोल रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सीपीसीबी से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी क्या है और सीपीसीबी क्या है। तो हमको इतना तो पता है कि जो सीपीसीबी है वो बेसिकली कब आया था। सीपीसीबी जो था मैंने आपको पहले बताया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया था। लेकिन एनजीटी तो हमने मेंशन नहीं किया था। तो एनजीटी जो है वो एनजीटी एक्ट के थ्रू आया था 2010 में। ओके, और याद रखना, इंडिया जो है थर्ड कंट्री बना था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जिसने ये एनजीटी लेके आया था। ये कॉन्सेप्ट लाया था कि हमें एक स्पेशल ट्रिब्यूनल चाहिए जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो लॉज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे डील कर सके। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद हम थर्ड कंट्री बने थे। ठीक है, याद रखना है हमें। और एनजीटी में याद रखना, हम लोग बेसिकली जो यहाँ पे जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं, यहाँ पे बेसिकली एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, और मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये जो एनजीटी होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई के होता है, यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर सिविल प्रोसीजर वगैरह अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत बेसिक था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एनजीटी और सीपीसीबी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, सिमिलैरिटी नहीं पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि एनजीटी जो है वो एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है, जबकि जो सीपीसीबी है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है गवर्नमेंट के। ठीक है, दूसरा चीज़ ये बोल रहा है कि एनजीटी जो है वो एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए बनाया गया है और वो बर्डन रिड्यूस करता है लिटिगेशन का हायर कोर्ट्स में, जबकि जो सीपीसीबी है वो क्लीननेस प्रमोट करता है स्ट्रीम्स का, वेल्स का, और इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ एयर। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, मैंने आपको अब भी बताया था, मतलब ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली आंसर ऐसे याद आना चाहिए क्योंकि मैम ने आपको बता दिया कि इसका आंसर क्या है इनडायरेक्टली। मैंने आपको क्या बोला था, सीपीसीबी किसके अंदर आया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, है ना। और मैंने आपको ये भी बोला था कि सीपीसीबी जो है, सबसे पहले इसको जो सॉरी, मैंने आपको ये बताया था कि सीपीसीबी जो है पिछले वाले लेक्चर में, कि ये जो वाटर अपना एक्ट नहीं आया था, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, और उसके बाद उसमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी आया था। तो सीपीसीबी को वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंदर पहले पावर दी गई थी और उसके बाद इसको फिर एयर वाली पावर भी मिल गई थी। तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी तो है नहीं, क्योंकि इसके पास बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो पूरा गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट तो राइट ही लग रहा है। एनजीटी में क्या करोगे, देखो ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है, ट्रिब्यूनल को हम लोग क्वाजी जुडिशियल बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, क्वाजी जुडिशियल क्यों, क्योंकि हमारी जुडिशरी जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू होती है, हाई कोर्ट पे जाती है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट पे जाती है। पर इसके आउटसाइड जो हमारे ट्रिब्यूनल्स बनते हैं ना, उनको हम लोग क्वाजी जुडिशियल बॉडीज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए गए जुडिशियल बॉडीज होते हैं जो बेसिकली एक स्पेसिफिक स्फेयर में लिटिगेशन होते हैं उसको टैकल करने के लिए बनाए गए होते हैं। जैसे आप देखोगे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल हो जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। वैसे आपने बात करी होगी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की, प्लीज इसको पढ़ लेना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपने देखा होगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात करिए, वहाँ पे आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करिए, तो वो स्पेसिफिकली कुछ कंपनी से रिलेटेड लॉज के बारे में डील करने के लिए काम आएगा। वैसे ही जो एनजीटी है वो सिर्फ एनवायरमेंट जस्टिस वाले जो लॉज होते हैं उनसे रिलेटेड चीजों के लिए काम आएगा। अब पता है आपका होमवर्क क्या है, ये बताना कि एनजीटी के अंदर कौन कौन से जो लॉज हैं हमारे। जैसे आप देखोगे हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट हो गया। इनमें से ऐसे कौन से एक्ट है जिसके अंदर एनजीटी अपना जजमेंट सुना सकता है और कौन से एक्ट है जिनके अंदर एनजीटी अपना जजमेंट नहीं सुना सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे एक बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और ये आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि टाइम टाइम पे रिफॉर्म होता रहता है। ठीक है, और एनजीटी तो वैसे भी इस साल बहुत ज्यादा न्यूज में था, बिकॉज एनजीटी ने बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्डर्स भी पास करे थे। एनजीटी ने ऐसे ऑर्डर्स भी पास किए थे जो बाद में हाईकोर्ट ने नलीफाई भी कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ ये न्यूज में था ही। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर बी। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब ये देख लो एनजीटी, जो इसके बारे में हमने कोशिश करी है कि हम एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको समझा पाए। तो एनजीटी आपको पता ही है कि यहाँ पे इसने प्रोटेस्ट भी बैन कर दी थी जंतर मंतर पे, क्योंकि इसने बताया था कि कैसे ये एक आर्कोलॉजिकल बॉडी है, यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम वगैरह हो सकती हैं। और ये जो होता है याद रखना, एनजीटी को ऑर्डर मिले हुए हैं कि आपको केस का डिस्पोजल करना है 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो अगर आपका केस एनजीटी में जा रहा है तो आप रेस्ट अश्योर्ड कि आपका जल्दी ही आ जाएगा। तो जो होता है ना डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल
नहीं है, ठीक है। और एनजीटी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन अगर आप देखो कि आर्टिकल 21 जो होता है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके अंदर एक अप्लाइड राइट होता है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बहुत सारे जजमेंट में हम बोलते हैं ना कि आर्टिकल 21 जो है वो लिविंग राइट है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्कोप है वो जुडिशरी बार बार एक्सपैंड करता रहता है। तो आर्टिकल 21 के अंदर ही आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं एनजीटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैंने आपको बता दिया है, ये फर्स्ट एनवायरमेंट डेडिकेटेड कोर्ट होगा और ये पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर आपने पोल्यूट किया है तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें याद रखना, मैंने आपको बताया था 10 से 20 जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं और 10 से 20 एक्सपर्ट्स मेंबर हो सकते हैं। 90 डेज में एनवायरमेंटल जस्टिस ये देने की कोशिश करता है। और इसमें चेयरमैन वगैरह के काफ़ी एक्सटेंसिव बता रखा है कि कौन चेयरमैन बन सकता है और वो सब, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू दिया था एनजीटी के बारे में, लेकिन एनजीटी के बारे में आप प्लीज़ थोड़ा और पढ़ना अगर आपको कहीं से मिल रहा है। बाकी हमें याद रखना इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं है, और जब भी ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता है ना कि इंडिया पहली कंट्री है दूसरी कंट्री है, उस स्टेटमेंट को जरा 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। और सोचना कि क्या सच में इंडिया पहली कंट्री है, मतलब एटलीस्ट अपने दिमाग में कोशिश करो कुछ कंट्रीज़ का नाम सोचने की जहाँ जो हमेशा से एनवायरमेंट के लिए या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लॉबी करती रही है, और आप सोचो कि क्या उसने तो कोई लॉ पास नहीं किया। तो ऐसे ही करके आप उन स्टेटमेंट्स का आंसर निकाल पाओगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बात करता है बेसिकली कार्बन फर्टिलाइजेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है कार्बन फर्टिलाइजेशन को। पहला बोल रहा है कि इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। दूसरा है कि इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज concentration of CO2 in the atmosphere, and adaptation of all living beings in the earth to the climate change brought about by the increased concentration of carbon dioxide। मतलब अगर ये मुझे वर्ड पता भी नहीं होता ना, जस्ट मैं स्टेटमेंट्स पढ़ के ही इसका आंसर बता सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। मुझे बताओ, चलो बी स्टेटमेंट से स्टार्ट करो। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ना जो है अर्थ में क्योंकि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये डेफिनेटली कार्बन फर्टिलाइजेशन तो नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ सी पे, वो क्या बोल रहा है कि जो एसिडिटी बढ़ रही है ओशंस की, तो इसको तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ना, ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं सीधे सीधे। तो ये तो कार्बन फर्टिलाइजेशन नहीं है। अब फोर्थ, अडेप्टेशन जब हो रहा है लिविंग बींग्स का अर्थ पे क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से, उसको तो हम अडेप्टेशन प्रोसेस ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसमें कार्बन फर्टिलाइजेशन तो नहीं है, तो बच्चा कौन सा स्टेटमेंट? ए। तो या तो आप इसको एलिमिनेशन टेक्निक से कर लो, या अगर आपको ये स्टेटमेंट आता है तो वैसे ही आपको आंसर पता लग जाएगा। लेकिन देखो उसको डिवाइड करो, क्या बोल रहा है? कार्बन का फर्टिलाइजेशन, मतलब कार्बन जो है वो फर्टिलाइजर की तरह ऐड कर रहा है। फर्टिलाइजर का काम क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ करना। तो इसका मतलब है कि कार्बन जहाँ पे प्लांट की ग्रोथ कर रहा है, और ये कब हो सकता है? जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा CO2 है, तो प्लांट्स क्या करेंगे? बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ग्रो करेंगे। तो इसलिए कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो कई बार क्या होता है, सिर्फ वर्ड को तोड़ के भी आपका पूरा आंसर निकल जाता है ना। तो ये हो गई एकदम शानदार अमेजिंग टेक्निक ऑफ सॉल्विंग, ठीक है। तो यही है कि CO2 फर्टिलाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है, जब हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है और प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। तो अब ये CO2 फर्टिलाइजेशन का बता रखा है कि इसका क्या क्या फर्क पड़ेगा। भाई प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, प्लांट का वेट बढ़ेगा, उसका बायोमास बढ़ेगा, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, ज़्यादा फूड प्रिपेयर कर पाएगा, तो वो सब। और ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कितने वाटर है, कितना फोटोसिंथेसिस है, कितना न्यूट्रिएंट लेवल है उस सराउंडिंग में, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस ऑफ फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये पता है उस टाइम कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि काफी सारे बच्चे छोड़ के आए थे। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक अलायंस की बात कर रहा है, जो एक तो वैसी बहुत अननोन सा अलायंस है, ठीक है, इसको ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। और ये बोल सकते हो कि आप बहुत कम लोगों ने पढ़ा था, उस टाइम न्यूज में भी था लेकिन इक्का दुक्का जगह ही कवर हुआ था, तो काफी लोग इसको छोड़ के आए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये आपको एनवायरमेंट में बहुत मिलेंगे। अगर 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनवायरमेंट में, तो उसमें से 3 क्वेश्चन तो आप अज्यूम कर लेना कि वो आप अटेम्प्ट करने की हालत में ही नहीं होंगे। या तो आपने एक्जैक्टली सुने हुए होंगे, नहीं सुने होंगे तो उनको अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। फिर भी हम एक बार देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर हमें अटेम्प्ट भी करने हो तो हम क्या इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, करेंगे तो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये बोल रहा है एक ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में, के रेफरेंस में ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कि ये जो अलायंस है ये एक आउटकम था क्लाइमेट समिट का जो पेरिस में हुई थी। दूसरा कि इसकी जो मेंबरशिप है वो बेसिकली कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं बनाती। और तीसरा कि इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ ये अलायंस। अब देखो, मेरे को कुछ नहीं पता, सपोज मैं इस बंदी एग्जाम को दे रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि ये अलायंस के बारे में क्या है, पर मुझे इतना पता है कि ये क्या है। वर्ड सुनो, अलायंस है। क्या ये ट्रीटी है? आंसर है नहीं। क्या ये कन्वेंशन है? नहीं। क्या ये प्रोटोकॉल है? नहीं। तो मुझे बताओ अलायंस मतलब क्या होता है, कि जब आप और मैं, हम बोलते हैं ना कि अलायंस ऑफ सेम पीपल, मतलब आप और मैं, मेरे से बहुत सारे लोग साथ में आए, हमने डिसाइड किया कि हम ये करेंगे, पर क्या हम पेनल्टी लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर? नहीं, क्योंकि हमने कोई ट्रीटी साइन नहीं करी है। तो इसका मतलब कि ये अलायंस है
तो इसमें कुछ ऑब्लिगेशन तो नहीं होने चाहिए किसी के ऊपर, ठीक है, कोई मतलब बाइंडिंग ट्रीटी टाइप ऑब्लिगेशन तो नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ अलायंस है, मतलब 4 कंट्रीज आई, लाइक माइंडेड कंट्रीज आई, साथ में बोला कि हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना है। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हमें पता होना चाहिए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब होता है 3 चीजें। पहला, आपके एग्रीकल्चर से क्लाइमेट चेंज का जो प्रोसेस है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जो निकल रही है वो कम हो। दूसरा, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पे वो कम हो। और तीसरा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्लीज ये तीनों शब्द याद रखना। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सुनते ही नाम याद क्या आना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे कम हो, एग्रीकल्चर से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसेस कम हो, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। अब इसका तो चलो, ये तो साइड में हमने एक नई चीज सीखी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है। अब हमें इतना बताया कि अलायंस है, तो इसमें कोई लीडिंग बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस तो नहीं होंगी। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट्स 2 तो मुझे राइट लग रहा है। अब मुझे इतना पता है कि 2 राइट है, तो ए में ये नहीं है, तो 1 और 3 तो काट दो। अब बचा क्या, बी, सी और डी, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि करके कि कौन सी स्टेटमेंट्स राइट है। मुझे बताओ, ये बोल रहा है कि ये जो अलायंस है ये आउटकम था क्लाइमेट समिट का जो पेरिस में हुई थी। भाई एक चीज याद रखना, कोई भी क्लाइमेट समिट या कोई भी समिट इतनी पॉपुलर नहीं हुई है रियो ब्राजील समिट के बाद जो 1992 में बनी थी, जितनी पेरिस समिट हुई है 2000 COP 21 जिसको हम लोग बोलते हैं 2015 वाली, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि COP 21 से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, हम सबको पता है। देखो ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिट कि हम नॉलेज गैदर कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए ना, कहीं तो कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा ना कि यार इतना जितना पढ़ सकते थे पेरिस के बारे में उतना तो पढ़ लिया है। और पेरिस से रिलेटेड तो कोई चीज़ नहीं छूटी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉन्फ्रेंस थी। इसका मतलब है ये तो मुझे थोड़ा लग ही रहा है कि कम चांसेस हैं कि ये सही हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने ये देखो, पेरिस क्लाइमेट समिट इज नॉट सम छोटा मोटा समिट जो हो गया और तुमने नहीं पढ़ा। पेरिस क्लाइमेट समिट वॉज अ मेजर समिट, ओके, जहाँ पे पहली बार आपने एक अग्रीमेंट किया, यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हुआ, सारी कंट्रीज ने उसको साइन किया, इवन यूएस वगैरह केम ऑन बोर्ड, ठीक है। वहाँ पे आपने CVDR, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिस्टोरिकल इंजस्टिस, ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे। तो ऑब्वियसली ये इसका पार्ट तो नहीं था, तो अब इसका आंसर 1 भी नहीं है, ठीक है, तो 1 भी घट गया। तो अब 1 चला गया और A चला गया। अब आपको क्या चेक करना है, ओनली थर्ड। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको अटकाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता वेदर इंडिया हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन और नॉट, क्योंकि इट इज नॉट सेइंग कि इंडिया वाज फाउंडिंग मेंबर। तब तो हम पॉसिबली हो सकते थे कि नहीं नहीं, अगर इंडिया फाउंडिंग मेंबर होता तो हमने सुना होता, लेकिन ये बोल रहा है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब हो सकता है कि कहीं आपने फाइनेंशियल एड दे दी हो, टेक्निकल एड दे दी हो, तो नहीं पता कि दी है या नहीं दी है। तो अब मैं बोलूंगी कि ये समय है, या तो आप एजुकेटेड गैस ले लो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि इवन तो यहाँ पे 50, मतलब आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट इज ऑब्वियसली 2 ऑप्शन हमने काट चुके हैं ना, तो अब हम देख रहे हैं कि 50-50 प्रोबेबिलिटी आ गई है आपकी कि राइट होगा या रॉन्ग होगा। लेकिन इस वक्त क्या हो जाएगा कि आपके पास 2 ऑप्शन है ना, तो थोड़ा मतलब रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये सच में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने हेल्प की थी या नहीं की थी। वैसे इसका आंसर है बी, ठीक है, जहाँ पे मतलब इंडिया जो था वो ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंटल नहीं था इस अलायंस के फॉर्मेशन में। और हमें लगेगा कि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जहाँ पे इंडिया इंस्ट्रूमेंटल रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। देख लो, मिथ ब्रेक कर दिया, यूपीएससी ने, बी है इसका आंसर, ठीक है। तो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो था, ये बेसिकली 2014 में लॉन्च हुआ था। तो पेरिस समिट तो 2015 में हुई थी, उसके पहले ही लॉन्च हो चुका था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट में। और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट जो होती है वो हर साल होती है, इस साल भी हुई थी बेसिकली न्यूयॉर्क में, जहाँ पे आपको पता होगा कि इंडिया ने जो अपने टारगेट था 175 गीगावाट वाला रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको बेसिकली चेंज करके आई थिंक 400 गीगावाट कर दिया था, या 350 गीगावाट कर दिया था, है ना। तो ऐसे ऐसे जब चीज़ें हम करते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये जो अलायंस है ये एक इंक्लूसिव है, देखो वॉलंटरी है, कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है, और इसमें मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है बेसिकली डिफरेंट पार्टनर्स के लिए, और कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली 3 एस्पिरेशनल आउटकम्स की तरफ काम करेगा। एक तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा क्या है कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस का जो इम्पैक्ट हो रहा है एग्रीकल्चर पे, जैसे हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, कभी मानसून ज़्यादा आ गई, कभी कम आ गई, कभी डिले हो गई, कभी साइक्लोन आ गया, तो वो सबसे फार्मर को बचाना है, उनका रेजिलियंस बढ़ाना है। दूसरा, जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CH4 हो गया, CO2 हो गया, जो वेटलैंड से निकलती है, रूमिनेंट से निकलती है, लाइफ स्टॉक से निकलती है, तो ऐसी गैसेस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है उसको कम करना है। और ये देख लो लास्ट स्टेटमेंट, इंडिया ने कोई इंस्ट्रूमेंटल नहीं था इस अलायंस के बनाने में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग यूपीएससी पेपर आपको लगे कि यार मतलब इंडिया इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। मैं एक्चुअली जानती हूँ जिन बच्चों को जो ये सोच के ये मार्क करके आए थे, और ये बहुत ही मतलब गलत फिलॉसफी है। ये एग्जाम है, ये कोई जोक थोड़ी है, ठीक है। तो अब बेनिफिट मुझे बताओ, एक अलायंस है, अलायंस में क्या होगा कि चलो 5-6 लोग मिल गए, 5 ही कंट्री मिल गई। अब आप बोल रहे हैं कि ठीक है अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के एक्शंस को बताएंगे, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के नॉलेज से गेन करने की कोशिश करेंगे, अगर किसी ने कुछ बेटर किया है तो उसको अपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, एक पार्टनरशिप सॉर्ट ऑफ बना लेंगे, है ना। सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम की जो अभी भी हम देख रहे हैं सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो बस यही सब है।
ये सब तो आप बिना पढ़े भी, मतलब एटलीस्ट अगर इसका ऑब्जेक्टिव पूछते तो आप तो बिना पढ़े भी बोल सकते थे ना कि अगर मैंने और आपने मिलकर एक अलायंस बना लिया, सपोज हमने अलायंस ऑफ यूपीएससी बना लिया, तो हम क्या करेंगे, हम यूपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसमें क्या बदलाया जा सकता है, उसमें और क्या बेस्ट प्रैक्टिस है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, कुछ लोग क्यों क्लियर करें, कुछ लोग क्यों क्लियर नहीं कर रहे, उनके सोल्यूशंस क्या है, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, बस यही सब। तो अलायंस का तो मतलब यही होता है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इन इंडिया अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइज जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाए प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसका मतलब क्या है। तो आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता है, मैं सही बता रही हूँ कि एनवायरमेंट में अगर आपको 3 या 4 लेजिस्लेशन पढ़ने हो जो सच में आपको लगता है कि बेनिफिट करेंगे ना, तो एक तो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है। दूसरा है आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है। उसके अलावा आपका ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 वाला और उसके सब्सिक्वेंट प्रोटोकॉल जो भी आए थे, नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेजन प्रोटोकॉल, उसका एडिशन जो हुआ था इसमें, ठीक है। और उसके अलावा एक तो बायोडाइवर्सिटी, एक STSC, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और एक है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सच बता रही हूँ, ये 4 एक्ट तो पढ़ी है ना, मतलब इनको तो छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस काम कर दोगे अगर इनको छोड़ दिया तो, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस जिसने ये, पता है आपको ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका ईयर। अब आपको पता होगा तो 1972 और फिर 1973 में हुआ था केशवानंदन भारती केस, जहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने वो लाया था बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, ठीक है। और 1972 में एक और चीज़ हुई थी, वो तो UNEP की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, याद है आपको, जहाँ पे UNEP फाइनली एस्टैब्लिश होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एस्टैब्लिश होता है। यहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाली, CED वाली, UNCED उसका नाम था। और आपको पता, सॉरी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जो स्वीडन में होती है, जहाँ पे पहली बार हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंट और ये सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ था, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा ये है क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ है, इंडिया जो था ना पहली कंट्री था जिसने बेसिकली क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई लॉ पास किया था पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लॉज जो किसी कंट्री ने पास किया था वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करो तो एक सबसे पहले तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। ये किस चीज़ की बात करता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की बात करी गई है, जिसमें 4 चीज़ें आती हैं वाइल्ड लाइफ, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, नेशनल पार्क्स आते हैं, आपके कम्युनिटी रिजर्व आते हैं और कंजर्वेशन रिजर्व आते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, मोर देन 550, नेशनल पार्क्स कितने हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 101, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व जो है मोर देन 76 हैं, अभी शायद 100 क्रॉस करने वाले हैं ये, और कम्युनिटी रिजर्व अराउंड 46 थे, लेकिन ये भी अब बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये तो था प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो मेंशन है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। यही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है ये बात करता है शेड्यूल्स की, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अभी जो 6 शेड्यूल्स है ना, ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। तो मतलब ये देख के कि कौन सा एनिमल या कौन सा प्लांट जो है या कौन सी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कौन से शेड्यूल में है, आपको उसके साथ साथ उतना ही प्रोटेक्शन मिलता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो होता है वो शेड्यूल 1 के एनिमल्स को मिलता है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 2 को, फिर शेड्यूल 3 और 4 को थोड़ा कम होता है। शेड्यूल 5 और 6 जो है, शेड्यूल 5 में तो वर्मेंस है और शेड्यूल 6 में बेसिकली कुछ प्लांट्स हैं जो हर कोई नहीं उगा सकता, ठीक है। तो अब बताओ मुझे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपने कोई टॉर्टोइज जो है उसको अगर शेड्यूल 1 में डाल दिया, शेड्यूल 1 मतलब उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दे दिया आपने, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये आपसे ये पूछ रहा है कि अब आपने हाईएस्ट प्रोटेक्शन दे दिया कोई टॉर्टोइज को, तो उसका मतलब क्या है। पहला कि इसको सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा जैसे टाइगर को मिलता है। दूसरा कि इसका मतलब ये वाइल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स जो है वो कैप्टिव प्रोटेक्शन में रहते हैं, एंड अभी इसको एक्सटेंशन से बताना इम्पॉसिबल है। तीसरा कि ये एंडेमिक है किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, या फिर चौथा है कि बी और सी दोनों करेक्ट है। ये जो है सबसे इजी क्वेश्चन है और लोग इसको गलत करके आए, क्योंकि लोग ना इसमें पता नहीं कुछ भी मार्क करके आए थे। भाई शेड्यूल 1 में डाल दिया है, और मुझे बताओ टाइगर कौन सा एनिमल है, कौन से शेड्यूल में आता है, क्योंकि टाइगर प्रोटेक्टेड है ना, उसकी हंटिंग अलाउड नहीं है ना, आप बिल्कुल हंटिंग वंटिंग नहीं कर सकते टाइगर की जाके, तो शेड्यूल 1 में आता है। इसका मतलब जब टॉर्टोइज और टाइगर दोनों शेड्यूल 1 है, इसका मतलब है कि दोनों को सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा। अब लोग उसको पता है गलत सोच के क्यों मार्क करके आए, क्योंकि लोगों को लगा एक तरफ तो टाइगर है दूसरी तरफ टॉर्टोइज है, वो बच्चों सा और एकदम टाइगर, ऑब्वियसली टाइगर मैग्निफिसेंट स्पीशीज होता है, इतना हुआ अल्लाह होता है टाइगर के बारे में, तो टाइगर और टॉर्टोइज को सेम प्रोटेक्शन कैसे मिल सकता है। भाई पॉइंट ये है कि सेम प्रोटेक्शन इज नॉट डिसाइडेड कि एनिमल कितना बड़ा है, ठीक है। सेम प्रोटेक्शन डिसाइड किया जाता है इस बेसिस पे कि वो कितना एंडेंजर्ड है, कौन से शेड्यूल में प्रेजेंट है। तो अगर आप सेम शेड्यूल में हो तो आपको दोनों को सेम प्रोटेक्शन मिलेगा, तो टॉर्टोइज और टाइगर यहाँ पे सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा। अब बी स्टेटमेंट पे आओ।
बी स्टेटमेंट जो होता है ना, वो बेसिकली पता है क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है IUCN की रेड डेटा लिस्ट, और उसमें कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड वाली, ये वाली कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट आती है उसमें सबसे पहले तो होता है एक्सटिंक्ट, फिर होता है एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड, फिर होता है आपका क्रिटिकली एंडेंजर, फिर होता है एंडेंजर, फिर होता है वल्नरेबल, फिर होता है नियर थ्रेटन्ड, फिर होता है लीस्ट कंसर्न, फिर होता है डेटा डेफिशिएंट, है ना, फिर होता है नॉट काउंटेड व्हाटएवर। तो इसमें जो ये वाली कैटेगरी होती है ना, कि आपकी कुछ स्पीशी जो है वो वाइल्ड में एलिमिनेट हो चुकी है, अब वो वाइल्ड में नहीं मिलती है आपको, सिर्फ आपने उसको कैप्टिव प्रोटेक्शन में रख रखा है और इसलिए आप उसका रहना थोड़ा मुश्किल है। तो ये वाली जो स्पीशीज है ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैसे रिलेटेड है अपने शेड्यूल 1 से, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो शेड्यूल 1 है, हमारे हमारे जो शेड्यूल्स है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, उनका कोई लेना देना नहीं है कि एनिमल का IUCN कैटेगरी स्टेटस क्या है। ठीक है, ये तो हमारी सरकार है जो कैटेगरी स्टेटस देके कई बार क्या करती है, एनिमल्स को शेड्यूल 2 से शेड्यूल 1 में, या शेड्यूल 3 से शेड्यूल 4 से शेड्यूल 1 में अपग्रेड कर देती है, ताकि उनका और ज़्यादा प्रोटेक्शन हो सके, क्योंकि उनको पता लगता है कि ये पर्टिकुलर एनिमल जो है अब हो सकता है कि एंडेंजर से क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया हो, तो इसलिए उसका शेड्यूल चेंज कर देते हैं कि उस पर इतना ज़्यादा बैन लगा दोगे कि उसकी हंटिंग ही नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन इसका IUCN लेवल से कुछ लेना देना नहीं होता है जनरली। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, तो शेड्यूल 1 से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली एंडेमिक है, अगर कोई पर्टिकुलर एनिमल, जैसे अगर हम बोलेंगे नीलगिरी ताहर है, वो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, या फिर आपका लायन टेल मकाओ है, वो भी वेस्टर्न घाट में मिलता है। तो इसका मतलब ये है क्या कोई शेड्यूल 1 एनिमल है? नहीं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं। इनफैक्ट नीलगिरी ताहर और ये सब जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि शेड्यूल 1 में प्रेजेंट हो। जरूरी नहीं है कि जो एनिमल एंडेमिक है वो शेड्यूल 1 में हो। एंडेमिक मतलब बस ये होता है कि आप एक ही रीजन में मिलोगे पूरे वर्ल्ड में, और आप कहीं नहीं मिलोगे। वैसे आप देखोगे लेमूर्स करके जो एक प्रजाति है बंदरों की, वो सिर्फ मैडागास्कर में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि शेड्यूल 1 में है, हो सकता है शेड्यूल 1 में हो, वो भी सकता है कि नहीं हो, लेकिन शेड्यूल 1 में होना कोई गारंटी नहीं देता कि आप सिर्फ एक ही रीजन में प्रेजेंट होगे। क्या टाइगर हमारे यहाँ एक ही रीजन में है क्या? नहीं, टाइगर तो हमारे यहाँ बहुत सारे रीजन में है। तो क्या वो सिर्फ एंडेमिक है इंडिया के लिए? नहीं, वो तो अफ्रीका में भी मिलता है। तो फिर वो शेड्यूल 1 में क्यों है? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है। शेड्यूल 1 एक इंडिपेंडेंट लॉ है जो इंडियन लॉ है, और उसके हिसाब से बेसिकली शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स होंगे उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 6 शेड्यूल्स ऑलरेडी बता चुके हैं, और मैंने आपको शेड्यूल 1 याद रखना सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन है, फिर शेड्यूल 2 है, फिर शेड्यूल 3 और 4 में थोड़ी कम पेनल्टीज वगैरह है। शेड्यूल 5 में मैंने आपको बता दिया वर्मिन एनिमल्स आते हैं। वर्मिन एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जिनको आप एक्टिवली कल कर सकते हो, उनकी कलिंग कर सकते हो, उनको मार सकते हो, क्योंकि वो ऐसा बताया गया है कि वो मतलब डेथ थ्रेट है एनवायरमेंट के लिए भी, आपके लिए भी, है ना, या फिर आपको परेशान करे लाइव स्टॉक वगैरह को। इसमें जनरली आप देखोगे आपके ये कॉमन क्रो जो होता है ना अपना कौवा, फिर फ्रूट बैट्स, माइस और रैट्स वगैरह आता है। ठीक है, और शेड्यूल 6 में वो प्लांट्स है जो हर कोई नहीं उगा सकता, जिसमें इसमें रेड वैंडा, ब्लू वैंडा, ठीक है, ये वाली प्रजाति आएंगी प्लांट्स की, जो कि बेसिकली हर कोई बंदा कल्टीवेट नहीं कर सकता या प्लांट नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें मोस्टली आप देखोगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं शेड्यूल 6 में। फिर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो ये रहा, और मैं आपको बता दिया 1972 में पास हुआ था। ठीक है, अब हम ये चलते हैं 15th वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये बात कर रहा है कि आप रेफरेंस दीजिए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस का। इसमें पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? फिर से हम कोई अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार कौन सी अलायंस है? इस बार अलायंस है क्लाइमेट चेंज की। ठीक है, एग्रीकल्चर वाली नहीं है, जबकि कौन सी अलायंस है? क्लाइमेट चेंज की। तो ये बोल रहा है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला कि यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव होगा। दूसरा कि टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा टारगेटेड डेवलपमेंट कंट्रीज को, ताकि वो इंटीग्रेट कर सके क्लाइमेट चेंज को अपने डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट्स में। तीसरा कि इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन में आपको कितनी चीजें आती है पहले तो? ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बिजनेस ऑफ काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मुझे लगता नहीं कि लोगों को पता होगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज यूरोपियन यूनियन, अब इसका क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना, वो वाला इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही मत करो। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ये 2017 में पूछा है, तो साल चेंज हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपसे एक ही साल में पूछ लिए जा रहे हैं। मैंने आपको बोला ना हर साल एक बाउंसर क्वेश्चन देंगे, तो ये वन ऑफ दोस बाउंसर क्वेश्चन था। तो ये तभी अटेम्प्ट करो जब आपने एक्चुअली इसको एक्सप्लिसिटली पढ़ा हो। लेकिन सपोज अगर हमें अटेम्प्ट करना होता तो हम इसको कैसे करते हैं? देखो, मुझे अगर कुछ नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये अलायंस है और एक क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कुछ काम कर रही है। और मुझे नहीं पता कि यूरोपियन यूनियन का है या नहीं है। ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये क्या काम कर रही है। ठीक है, पर मुझे इतना पता है कि यार क्लाइमेट चेंज में ये वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस और काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब बिजनेस काउंसिल क्या कर रही है। देखो यहाँ पे पता है क्या होगा, अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे ना, दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि ये टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो इंटीग्रेट कर पाए क्लाइमेट चेंज को अपने डेवलपमेंट पॉलिसीज में। मतलब आप क्या बात कर रहे हो कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, आप उनको सपोर्ट करोगे। ठीक है, और ये इनिशिएटिव देखो, तीनों स्टेटमेंट साथ में पढ़ो।
ये बोल रहा है हमें नहीं पता ये सही है या नहीं है, अज्यूम करो कि फर्स्ट राइट है, फिर देखो कि सेकंड राइट है या नहीं है, और फिर देखो कि थर्ड राइट है या नहीं है। पहला तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये एलिमिनेशन टेक्निक है गाइस, इसको प्लीज अच्छे से समझ लो क्योंकि आप इसको बाकी क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पहला वाला बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, मतलब सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि यूरोपियन यूनियन ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, ठीक है। क्या इनिशिएटिव है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस का, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्टार्ट किया हुआ इनिशिएटिव है, मतलब यूरोपियन यूनियन इस पे पैसे डालेगा, तो अगर ये जो पैसे डालेगा ये किसको जाएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को जाएंगे, ठीक है, ताकि वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज का रिलेटेड जो काम है वो शुरू कर सके, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये जो है ये कोऑर्डिनेट कौन करेगा, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब शुरू यूरोपियन यूनियन ने करा है तो ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहाँ से आ गए भाई, मतलब यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया है तो उनकी कोई एजेंसी मैनेज करेगी ना। जब मैं पैसा डाल रही हूँ तो मेरी एजेंसी मैनेज करेगी, मैं किसी और तीसरे बंदे को बुला के क्यों उससे मैनेज करवाऊंगी। तो इसका मतलब कुछ तो इसमें गड़बड़ है, मतलब तीनों स्टेटमेंट्स तो राइट नहीं है, तो डी तो इसका नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। अब थोड़ा और सोचो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल। एक तरफ तो आप कंट्रीज की बात कर रहे हो और एक तरफ यहाँ पे बिजनेस काउंसिल की बात कर रहे हो, तो अगर बिजनेस काउंसिल करेगी मैनेज तो फिर वो बिजनेसेस को देखेगी ना, कॉर्पोरेट्स को, वो डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसा कैसे देखेगी। तो इसका मतलब क्या है, या तो स्टेटमेंट 2 होगा या स्टेटमेंट 3 होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो ये तो गया, अब या तो ये आंसर है या ये आंसर है, ठीक है। अब ये रिस्क आपके ऊपर है। मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक बता दी कि कैसे आप 4 में से 2 ऑप्शन तक पहुंच सकते हो जब आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अगर आप मुझे गैस करना होता, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 निकाला है, तो मैं इसमें ए मार्क करके आती, ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं, सॉरी, थर्ड तो वैसे ही नहीं है इसका आंसर, तो आंसर तो वैसे ही ए हो गया, ठीक है। इसका तो आंसर आ ही गया ए, डायरेक्टली एलिमिनेट करके, क्योंकि थर्ड तो इसका आंसर ही नहीं है, ठीक है। वैसे अगर सपोज यहाँ पे ऑप्शन होता 1 एंड 2 का और सिर्फ 2 का, तो मैं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्क करके आती, क्योंकि मैंने फर्स्ट से ही डिराइव किया है सेकंड, ठीक है। और सेकंड जो है स्टैंड अलोन मेरे लिए कुछ मीनिंग नहीं रखता, क्योंकि मैंने फर्स्ट से सेकंड डिराइव किया है। वैसे इसका आंसर 1 एंड 2 बोथ है, मैं बता रही हूँ आपको, है ना। तो कैसे आप एलिमिनेट करते हो, तो देख लो हमने कैसे, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने कॉमन सेंस यूज किया पेपर में और हमने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। यूपीएससी में अगर 100 क्वेश्चन पूछते हैं, माइंड नहीं, वैसे लिखवा के ले लो कि 50 से ज्यादा क्वेश्चन, या 50, 55, 60 मैक्स टू मैक्स होंगे जो क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक है। मतलब ये तो मैं आपको बहुत हाई बता रही हूँ। और मतलब इसके बाद एटलीस्ट आप अराउंड 90, 80, 85 क्वेश्चन, 85 टू 90 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब है कि आपको जो 20 से 30 क्वेश्चन है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें माथापच्ची करनी पड़ेगी, आपको बैठ के उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए, दिस इज द ओनली वे यू कैन एक्चुअली क्लियर प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट चेकिंग योर नॉलेज, इट इज ऑल्सो चेकिंग हाउ प्रेजेंट यू आर एट द पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन आया है तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो अलायंस है, एक इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि एक न्यू अलायंस बनाना चाहता है जो क्लाइमेट चेंज पे ही फोकस करे। और किस चीज़ पे फोकस करे, यूरोपियन यूनियन, और हम देख रहे हैं पुअर डेवलपिंग कंट्रीज में, ताकि यूरोपियन यूनियन के पास बहुत पैसा है, वो इन कंट्रीज को दे पाए ताकि वो क्लाइमेट चेंज से थोड़ा मतलब डील कर पाए, ठीक है। और ये इसका एक जीसीसीए प्लस इनिशिएटिव भी आया है, क्योंकि वो बूस्ट करना चाहता है एफिशिएंसी, जो रिस्पॉन्स चाहिए वल्नरेबल कंट्रीज को और ग्रुप्स को, और एम्बिशियस और इनोवेटिव अप्रोचेस को देखते हुए ये अपनी गोल्स को अचीव करेगा और रीइंफोर्सिंग पिलर्स पे काम करेगा। क्या है, पहला कि ये एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करेगा जहाँ पे डायलॉग और एक्सचेंज हो सकता है ईयू और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, जहाँ पे आप फोकस करोगे क्लाइमेट पॉलिसी और ब्रिंग करोगे रिन्यूड अटेंशन टू द इशू ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। और ये UNFCCC के मतलब मदद से किया जाएगा। और दूसरा वाला जो है पिलर, वो है बेसिकली आपका टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट वाला, जहाँ पे हम कंट्रीज को सपोर्ट करोगे, ठीक है। और जीसीसीए मैंने आपको पहले ही बताया, जिसका इनिशिएटिव है वही उसको फंड करेगा तो इसलिए यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन। मैं बता रही हूँ लॉजिकली पेपर अटेम्प्ट करो, एक्चुअली क्लियर कर जाओगे, रटने पे जाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस करता है शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज का। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो CCAC है ये फोकस करता है मीथेन पे, ब्लैक कार्बन पे और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे, ठीक है। अब आई एम सो सरप्राइज कि 2017 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो लिटरली मतलब उसमें आधे से ज्यादा आपको एजुकेटेड गैस ही लेने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ना या तो आपने सुने, मतलब बहुत कम बच्चे थे मैंने सुने भी थे कि उन्होंने क्वेश्चन सुने भी थे, मतलब उन्होंने पोल्यूशन के बारे में भी सुना था, ठीक है। तो अब आप देखो ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन। अब ये कोलेशन है, ठीक है। तो किसके बारे में, क्लाइमेट और क्लीन एयर के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये मुझे अब खुद सोचो क्लाइमेट और क्लीन एयर के बारे में।
क्लीन एयर के बारे में मतलब कि ऑब्वियसली क्लीन एयर में पोल्यूटेंट्स वगैरह आएंगे, तो पोल्यूटेंट्स के बारे में तो हो सकता है। अब ये बोल रहा है कि ये जो है इसका काम है कि रिड्यूस करेगा शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को, और ये इनिशिएटिव है G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज का। अगर आपको पता हो G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है ना, जितना पोल्यूशन हो रहा है ना उसका ऑलमोस्ट 60 से 70%, आई थिंक 80% तक शायद पोल्यूशन G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज से हो रहा है। तो आपको क्या लगता है उसमें इस G20 ग्रुप में सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज भी आती है जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी ही सिर्फ ऑयल एक्सप्लोरेशन पे बेस्ड है, ठीक है, फिर चाइना जैसी कंट्रीज है। तो आपको लगता है कि G20 द्वारा पास किया जा सकता है? मतलब ये बहुत ही लॉजिक है कि G20 ठीक है अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे ऑन ग्राउंड जिसमें वो प्रोमिस कर दें फिर खुद फुलफिल ना करें। ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा परेशान है कि उनको जो ये डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, स्पेशली आइलैंड नेशंस होते हैं, वो इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि आप कुछ नहीं करते, तो फिर अपनी पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, क्योंकि ये G20 और ये दोनों मैच नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि व्हेन G20 इज द हाईएस्ट पोल्यूटर, हाउ विल दे बेसिकली फॉर्म अ कोलिशन एंड से कि हमें क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को कम करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि ये शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स की बात कर रहा है। शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स मतलब होते हैं जो बेसिकली क्लाइमेट ऐसे पोल्यूटेंट्स जो क्लाइमेट में कुछ ही समय तक रहते हैं, उसके बाद वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे रह नहीं सकते। तो इसमें मीथेन आ जाएगा, ब्लैक कार्बन आ जाएगा और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। अब देखो वैसे तो मैं स्टेटमेंट रॉन्ग मार्क करती, लेकिन मुझे सॉरी मैं इसको हो सकता है कि छोड़ देती, लेकिन यहाँ पे ब्लैक कार्बन मेंशन किया है। ब्लैक कार्बन मुझे पता है कि PM है, और पार्टिकुलर मैटर मुझे ऑलरेडी पता है कि थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, ये सेटल हो जाते हैं ग्राउंड पे। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो राइट है, तो सेकंड राइट है। फर्स्ट का मुझे पता नहीं, तो सेकंड तो होनी चाहिए, तो D और 1 तो नहीं है। अब इसमें से या तो 1 है या 1 नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेट्स सी इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर है B। देख लो इसका आंसर है ही नहीं है, इसका आंसर सिर्फ B स्टेटमेंट है, विच इज राइट। क्यों? क्योंकि जो ये क्लाइमेट और क्लीन एयर कोलेशन है, ये ऑब्वियसली शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स को कम करना चाहता है, लेकिन ये G20 ने लॉन्च नहीं किया, ये UNEP ने लॉन्च किया है, ठीक है। UNEP का याद रखना, जो उनका हेडक्वार्टर्स है वो नायरोबी केन्या में है। ये वन ऑफ द फ्यू बॉडीज है जिसका हेडक्वार्टर्स एक्चुअली अफ्रीका में है, ठीक है। और ये 6 कंट्रीज जो थी ना, यूएनईपी ने 6 कंट्रीज के साथ मिलकर कोलिशन बनाया था, बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन एंड US। इसमें इंडिया नहीं है, ठीक है। ये वॉलंटरी पार्टनरशिप थी, इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप थी। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करने वाले थे, ताकि वो लोग एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, उसको क्लीन कर सके, ठीक है, और एटलीस्ट उसको फ्री कर सके शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स से, ठीक है। और शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स अब आपको पता ही लग चुका होगा कौन कौन से होते हैं। मीथेन होता है, ब्लैक कार्बन होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एजुकेशन का सेशन था। और ये देख लो CCAC अराउंड द वर्ल्ड ये बता रहा है कि कैसे आप वेस्ट, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, हैवी ड्यूटी, हेल्थ असेसमेंट, एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड एनर्जी, है ना, नेशनल प्लानिंग, और इन सब में कैसे इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप इसमें भी आंसर निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे रखो। पता है मैं आपको जो टेक्निक बता रही हूँ ना, इसको आप प्लीज़ एक बार मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखना। मुझे पता है कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, और इसको वैसे ही अप्लाई करना कि आप एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते चलो। देखो कि एक स्टेटमेंट अगर सही है तो बाकी स्टेटमेंट्स क्या हैं, और देखो कि अगर आपके आंसर सही हो रहे नहीं हो रहे। अगर हो रहे ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि हमें मोटिवेट करता है कि हम आपको ऐसे सुंदर सुंदर टेक्निक्स बताएं, ताकि आपका मतलब भविष्य जो है वो आप अपने मंजिल की तरफ एक कदम और आसानी से पहुंच जाओ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है बेसिकली किन में से फॉलोइंग जो इक्विपमेंट्स हैं, इनमें जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेवल आता है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में AC है या फ्रिज है, तो आजकल क्या होता है, ऐसे सेमी सर्कुलर शेप में वहाँ पे ऐसे स्टार्स बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर ऐसे है ना वो कलर्ड होते हैं, येलो कलर, व्हाइट कलर, उसमें ऐसा होता है 2.5 स्टार्स पे बनी होगी, फिर 3 अगर स्टार्स पूरे हैं तो ये कलर्ड हो जाएंगे, फिर 2 स्टार से खाली पड़े होंगे। तो ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये आपको बताते हैं कि आपका जो इक्विपमेंट है वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है। 4 स्टार्स एंड अबव जो मटेरियल्स होते हैं ना, वो बहुत कम एनर्जी खपत करते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट दे देंगे, कम इलेक्ट्रिसिटी खींचते हुए आपको ज़्यादा आउटपुट दे देंगे, कम बिल आएगा लेकिन ज़्यादा AC ठंडा करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि जब आप AC खरीदने जाते हो या फिर आप किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खरीदने जा रहे हो, तो प्लीज़ इंश्योर करो कि आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदो जिनकी रेटिंग अच्छी हो, जिनकी जो स्टार रेटिंग है ना वो अच्छी हो। तो अब इसी स्टार लेवल के बारे में आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से इक्विपमेंट्स पे आपको ये स्टार लेबलिंग मिलेगी, सीलिंग फैंस पे, गीजर्स पे, या फिर ये फ्लोरेसेंट लैंप्स पे। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि आपकी जनरल अवेयरनेस चेक कर रहा है। अगर आपने घर में अपने सिर्फ पंखों और कूलर और गीजर वगैरह को देखा होगा ना, तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए D, क्योंकि सीलिंग फैन में आपने देखा होगा कि आजकल वो जो नए स्टाइल के सीलिंग पंखे नहीं आ रहे हैं, उन सब में आप देखोगे कि रेटिंग लगी हुई आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल गीजर्स, ऑलरेडी गीजर कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है। देखो स्टार लेवल प्रोग्राम्स होंगे ना, वो इन इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे जो बहुत ज़्यादा तो यूज़ हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खा रहे हैं,
फैन पूरे दिन चलता है इसलिए, गीजर हम देख रहे हैं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है उसलिए, और ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स हमें पता है कि कितने लंबे लंबे होते हैं, कितना ज़्यादा वो छोटे से वॉट का जो बल्ब होता है कितना ज़्यादा एनर्जी ले लेता है वो। तो इसलिए मुझे लगता है इसका आंसर तीनों होना चाहिए। लेट्स जस्ट सी, इसका आंसर है डे। ठीक है, तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो स्टार लेबलिंग प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंज्यूमर को कहीं ना कहीं अवेयर करना चाहता है, ताकि वो एक इन्फॉर्म चॉइस ले सके, एक एजुकेटेड चॉइस ले सके और एनर्जी सेव कर सके, खुद की भी और नेशन की भी। नेशन की क्यों? क्योंकि खुद की तो सेव करेगा बिल बचा के, और नेशन की कैसे सेव करेगा कि कम एनर्जी खपत होगी तो कोल पावर प्लांट्स कम चलेंगे, कोल पावर प्लांट्स कम चलेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस भी कम एमिट होंगी। ठीक है, ये जो स्कीम है ना, मैं आपको पहले बताया था, एसी में तो ये बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है आपको। तो एसी हो जाएंगे, सीलिंग फैन आपका, टीवी वगैरह हो जाएगा, आपके रेफ्रिजरेटर्स हो जाएंगे, ट्रांसफार्मर्स हो जाएंगे, है ना, आपके डोमेस्टिक गैस स्टोव हो जाएगा, फिर रेफ्रिजरेटर हो जाएंगे, आपकी मोटर पंप्स वगैरह हो जाएंगे, है ना, फिर वाटर हीटर हो जाएगा, आपका गीजर हो जाएंगे, पंप सेट हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन हो जाएगा, इन्वर्टर्स हो जाएंगे, फिर आपका डीजल इंजन ड्रिवन जो आपके मोनोस्टार्ट पंप्स होते हैं वो सब हो जाएंगे। तो ये सब में आप देखोगे, इवन लैम्प्स हो गए, चिलर्स हो गए, तो ये सारे वही इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं या फिर उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत हो रही है, तो सब में ये लेबलिंग प्रोग्राम चालू है। ठीक है, ये देखो एग्जैक्टली यही चीज़ मैं बताने की कोशिश करी थी आपको कि ऐसा आपने एसी के ऊपर, मतलब मैंने तो एसी फ्रिज सबके ऊपर देखा है स्पेशली, तो आपने भी देखा ही होगा। ये देख लो, यहाँ तक कलर्ड है, मतलब ये 3 स्टार रेटिंग वाला जो भी डिवाइस है, जो भी जिस डिवाइस का भी लिया गया है 3 स्टार रेटेड है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टार होगा उतनी ज़्यादा सेविंग होगी, और ये एफिशिएंसी पैरामीटर होता है ये वाला चीज़। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर करता है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था वो बेसिकली लॉन्च हुआ था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के द्वारा 2015 में। ठीक है, द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। भाई ये तो इतना न्यूज़ में था कि अगर आपने ये अटेंड नहीं किया तो कुछ नहीं किया। भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। हाँ, ये वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो पहली ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में। ठीक है, ये वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो मोदी जी ने लॉन्च करी थी। ठीक है, उन कंट्रीज को जिनको वो बोलते हैं सूर्यपुत्रास। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है, जिनको ऑलमोस्ट 300 डेज ऑफ सनलाइट मिलती है। ठीक है, ये वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसको बाद में हम देखते हैं कि मोदी जी ने फ्रेंच के प्रेसिडेंट जो थे उनके साथ मिलके मतलब आप बोल सकते हो लॉन्च किया था, और कंट्रीज को इन्वाइट किया था कि आप इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता लग गया कि ये जो अलायंस है इसमें सारे मेंबर कंट्रीज तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये बोथ 1 और 2 तो नहीं हो सकता। अब या तो 1 है या डी है। अब क्या मुझे बताओ, पहला स्टेटमेंट राइट है गलत है? कब हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च? अरे याद तो है, COP21 में तो लॉन्च हुआ था वो। COP21 में लॉन्च हुआ था, लेकिन साइनिंग के लिए 2016 में खोला गया था, जो कि बॉन समिट हुई थी वहाँ, सॉरी जो हाँ COP22 इज मार्राकेश मोरक्को, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि खोला गया था। फाइनली हम देख रहे हैं कि बॉन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी COP23, वहाँ पे आप देखोगे अडॉप्ट किया गया था। तो हम देख रहे हैं कि क्या बोला गया है, लॉन्च कहाँ पे किया था। मैं भाई बता रही हूँ, वर्ड्स को ढंग से सुन लेना। लॉन्च कहाँ पे किया है, अडॉप्ट कहाँ पे किया है, रेटिफाई कहाँ पे हुआ है, ये अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज में हुआ है। तो इसलिए अगर इसे यहाँ पे अडॉप्ट लिखा होता ना तो ये गलत होता था आंसर। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च कब हुआ था? ये हुआ था COP21 पेरिस समिट में, जो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है ए। आंसर है इसका ए करेक्ट। देख लो कि इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था ये, ताकि आप बूस्ट कर सको सोलर एनर्जी का यूज डेवलपिंग कंट्रीज में। इनिशिएटिव जो था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ने लॉन्च किया था। और ये जो अलायंस है इसमें 120 कंट्रीज हैं जो सपोर्ट करती है डिक्लेरेशन ऑन ओकेजन टू लॉन्च इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑफ कंट्रीज जो डेडिकेटेड है प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी के लिए। इसमें आप बात कर रहे हो कि कैसे आपको सोलर रिलेटेड एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ाना है। ठीक है, इसकी डिमांड बढ़ानी है, इसमें जो एफिशिएंसी है वो लानी है, इसमें जो फाइनेंशियल आपके पास कंस्ट्रेंट्स है वो दूर करने हैं, इसके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है आपको वो भी इसमें इंक्लूड करनी है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी आपको प्रमोट करना है। तो ये कंट्रीज को हमने इन्वाइट किया जो इसमें मेंबर कंट्रीज बन सकती हैं। बाकी जो देश हैं इसमें वो नॉन वोटिंग मेंबर्स की तरह होंगे, मतलब पार्ट हो सकते हैं लेकिन उनको वोटिंग करने का राइट्स नहीं होगा। फिर आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट प्रपोज किए गए थे 1972 में बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये हमें 2030 तक अचीव करने हैं। तो भाई ये 2015 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का वो हुआ था ना, एक मतलब हम बोल रहे हैं ना कि इनको मिलियन डेवलपमेंट गोल्स होते हैं 2000 से, जो आपके 2015 वाले थे। ठीक है, 2005 से 15 वाले, उस पर हम देखते हैं SDG जो थे 2015 से 2030 तक के थे। इसका मतलब ये तो हमें पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं या SDG जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमें 2030 तक अचीव करने हैं। तो स्टेटमेंट 2 तो राइट है। अब ये तो हो नहीं सकता। अब मुझे बताओ 1 राइट है या नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 1972 में प्रपोज कर रहे थे। भाई 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्लब ऑफ रोम ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी थी। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें क्लब ऑफ रोम का इतना कुछ वो नहीं था। तो आप देखोगे उल्टा क्लब ऑफ रोम जो है उनकी रिपोर्ट आई थी ना, पहली रिपोर्ट जो आई थी उन्होंने बताया था, उसकी रिपोर्ट का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बेसिकली बताया था कि कैसे हम है ना, एक लिमिट है हमारी ग्रो करने की, एक्सप्लॉइट करने की रिसोर्सेज को। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है बहुत फाइनाइट है और उनको होता है ना अनइंटेंशनली, बस आप एक्सप्लॉइट करते नहीं रह सकते कि आप मनचाहा निकाल लिया, मनचाहा उनको यूज करते रहे। ठीक है, आपको इतना बताना चाहिए कि एसडीजी में 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, और ये जो गोल्स है बेसिकली हर कंट्री अपने लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से इनको अडॉप्ट करेगी और अपने लेवल पे ही प्लान बनाएगी। अभी 17 एसडीजी आपको रटे होने चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये मेंस में आंसर राइटिंग में अपने कंक्लूजन में घुसा आना। ठीक है तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बेसिकली है, ए स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, हाँ करेक्ट है, इसका आंसर है बी। जो पहली रिपोर्ट आई थी क्लब ऑफ रोम की, वो बेसिकली आप देख लो लिमिट्स टू ग्रोथ वाली है, जिसमें 197 मतलब ये क्या है 1987 होना चाहिए, ये तब आई थी। एंड हाईलाइटेड द, इसने बेसिकली हाईलाइट किया था कि क्या नीड है सस्टेनेबल यूज़ की रिसोर्सेज वगैरह के लिए। मैंने बताया था कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी UNSDS, ठीक है 2015 में, उसमें बेसिकली 2030 का जो एजेंडा अडॉप्ट किया था SDG वाला। ठीक है, जहाँ पे 17 SDGs एंड 169 टारगेट्स थे। अब देखो मुझे बताओ कि सबसे पहला गोल क्या है? पॉवर्टी को हटाने का। फिर है जीरो हंगर वाला। ठीक है, फिर थर्ड है बेसिकली आपका हेल्थ एंड वेलबींग का। फोर्थ क्या है आपका? क्वालिटी एजुकेशन का। फिफ्थ है आपका वुमेन एम्पावरमेंट का। सिक्स है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का। सेवेंथ है आपका क्लीन एनर्जी का। ठीक है, तो ऐसे करके ना आपको एटलीस्ट शुरू की जो 7 गोल्स हैं प्लस आपका जो 17th गोल है पार्टनरशिप वाला, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 13th गोल है आपका, ये तो देखो ये वाले तो इंपॉर्टेंट हो गए 6। ठीक है, इसके साथ सॉरी, इसके बाद आप देखोगे जो 13th गोल है क्लाइमेट चेंज वाला, वो पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको जो उसके बाद हम देख रहे हैं 14th और 15th गोल है ऑन लैंड और यहाँ पे का बिलो वाटर वाले, वो पता होना चाहिए। उसके बाद 17th गोल है कि हम कुछ भी बिना पार्टनरशिप के अचीव नहीं कर सकते, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं सारे गोल्स को। मैंने बताया ना, देखो कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पॉवर्टी पहले आएगा हंगर। भाई गरीबी नहीं होगी तभी तो आप खाना खरीदोगे, तो मेरे को ऐसे याद कर लेना कि गरीबी नहीं होगी तो खाना नहीं खरीदो, तो खाना मतलब खरीद पाओगे, नहीं तो फिर खाने से ही मर जाओगे। तो पहले गरीब हो गए तभी तो खाना नहीं खरीद पाओगे, इसलिए पॉवर्टी पहले आएगा, हंगर बाद में आएगा। तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, ये तो ऐसे कैसे पता होने चाहिए। 7th जो है वो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के बारे में है। 8th वाला जो है ना ये डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। 9th वाले में याद रख लेना एक इसका निमोनिक है III, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 9th में आता है। 10th वाला जो है वो इनइक्वालिटीज को कम करने की बात कर रहा है। 11th वाला जो है वो बेसिकली बात कर रहा है आपके सस्टेनेबल कम्युनिटीज की और सिटीज वगैरह की, है ना। हम बात कर रहे हैं अपना ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, वो 11th वाले में क्वालिफाई करेगा। फिर हम देख रहे हैं अपना 12th होता है कि कैसे आप कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों कम करो। 13th वाला मैंने आपको बता ही दिया, क्लाइमेट चेंज वाला है। 14th है लाइफ बिलो वाटर वाली। 15th है लाइफ ऑन लैंड। 16th आपके बात करता है पीस और जस्टिस और इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और 17th बताता है कि आपको पार्टनरशिप चाहिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का, डिफरेंट कंट्रीज का, अगर आपको सच में ये गोल अचीव करने हैं तो। ठीक है, याद रखना है SDG जो है MDG के बाद आए हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे 2000 में लॉन्च हुए थे, और ये जो MDGs हैं ये बेसिकली सिर्फ 8 ही थे, जबकि SDGs जो है वो बहुत मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। SDG और MDG के बीच का डिफरेंस आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया है और उम्मीद है कि पूछा जा सकता है। तो SDG और MDG में क्या डिफरेंस हो जाएगा कि SDG जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, बेसिकली मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें पार्टनरशिप वगैरह को इंपॉर्टेंस दिया गया, जबकि MDG में नहीं था। MDG में सिर्फ 8 ही गोल्स थे। ठीक है, SDGs जो है इसमें ऑलमोस्ट सारे फेसेट ऑफ लाइफ इंक्लूड करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे कंट्रीज को बेसिकली अपने हिसाब से प्लान बनाने का आपने मौका दिया है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस क्या है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन का। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन किसके बारे में है? ये क्वेश्चन है बेसिकली एक कन्वेंशन का, UNCCD जिसको हम लोग बोलते हैं। तो UNCCD क्या है बेसिकली, ये क्या करना चाहता है? ये प्रमोट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि UNCCD जो है ये भी 1992 की जो रियो अर्थ समिट हुई थी उसके बाद आया था, और ये वन ऑफ द 3 जो कन्वेंशन आए थे, UNCPD वाला, UNFCCC वाला और UNCCD वाला, उसी का एक वन ऑफ द पार्ट है ये। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसके बारे में इंपॉर्टेंस बता दो आप। सबसे पहले तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट्स पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि प्रमोट करना चाहता है इफेक्टिव एक्शन इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम के थ्रू और सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप के थ्रू। दूसरा कि इसका स्पेशल पर्टिकुलर फोकस रहेगा साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स में, और इसके सेक्रेटेरिएट जो है वो फैसिलिटेट करेगा एलोकेशन ऑफ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दीज रीजन्स। कौन से रीजन है? नॉर्थ अफ्रीका और साउथ एशिया।
और थर्ड है कि इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग द डिजर्टिफिकेशन। अगर ये ऊपर से पढ़ोगे ना, इसका आंसर समझ में आएगा डी, क्योंकि है गलत। अब ये क्यों गलत है पता है? क्योंकि आपने स्टेटमेंट ढंग से पढ़े नहीं है। अब पढ़ो। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देखो, इतना तो हमें पता है कि जो है डेजर्टिफिकेशन के बारे में बात करता है, और उसको ये बात करता है कि डेजर्टिफिकेशन को अवॉइड करो, उसको बेसिकली रिवर्स करो, और उसको कहीं ना कहीं से उसको रिस्टोर करने की कोशिश करो। ठीक है, ये इसके 3 गोल हैं। क्या है? अवॉइड, रिवर्स एंड रिस्टोर। ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट है कि ये प्रमोट करना चाहता है इफेक्टिव एक्शन, इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू और सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। इसमें ऐसा कुछ गलत लग नहीं रहा है, और ये भी सही बात है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का कन्वेंशन है, तो आपको पार्टनरशिप की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट होगा। तो फर्स्ट के लिए राइट है, इसका मतलब ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ो। स्टेटमेंट 2 है कि इसका स्पेशल फोकस है कौन से रीजन पे? साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका। ये है गलत। साउथ एशिया में क्या आता है? इंडिया। अगर मुझे बताओ इंडिया इसका स्पेशल फोकस होता, तो आप इसको स्पेशल फोकस से नहीं पढ़ते। इसका आंसर एक्चुअली सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका रीजन है, क्योंकि इसमें नॉर्थ अफ्रीका रीजन में जो इतना डेजर्ट है ना, वहाँ पे सहारा डेजर्ट, वहाँ पे बेसिकली कोशिश कर रहा है कि उसका जो डेजर्ट है ये और ज़्यादा फैले ना। मतलब आपने देखा होगा कि सैंड क्या होता है, बेसिकली उड़ उड़ के हवा के साथ और जाके जो मिट्टी, भालू मिट्टी होती है, फर्टाइल मिट्टी होती है, उसके ऊपर जम जाती है, वहाँ की मिट्टी को भी खराब कर देती है। तो इसका जो स्पेशल फोकस था वो नॉर्थ अफ्रीकन रीजन पे था। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक है। अब बचा हमारे पास फर्स्ट या सी। तो इसका आंसर ऑब्वियसली सी हो जाएगा, क्योंकि ये बॉटम अप अप्रोच है, चाहता है कि लोग जो है वो बेसिकली पार्टिसिपेट करें, ताकि आप डेजर्टिफिकेशन को रोक पाओ। खुद जाकर तो रोक नहीं सकता ना, लोगों को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। और वैसे भी आपने पता होगा कि रियो और समिट में जितने भी कन्वेंशन अडॉप्ट किए थे, उसमें बॉटम अप अप्रोच ही लेने की कोशिश करी थी। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, और देख लेते हैं आंसर है सी। ठीक है। 1994 में आया था, सीसीडी है, सो लीगली बाइंडिंग, और ये याद रखना लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है ये पता है। आप प्लीज अपनी कॉपी में जब भी आप जहाँ पे नोट बनाते हो ना, वहाँ पे अगर ऐसे वर्ड पढ़ते हो लीगली बाइंडिंग, तो उनको वहीं के वहीं अंडरलाइन कर दो, तो होगा क्या कि आपकी आंखों में छप जाएगा कि हाँ, सीसीडी मतलब लीगली बाइंडिंग। ठीक है। अभी कन्वेंशन जो है वो प्रमोट करेगा इफेक्टिव एक्शन, इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू और सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के थ्रू और बॉटम अप्रोच के थ्रू, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल के थ्रू, ताकि लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन को कम कर सके। अब यूएनसीसीडी में भी आप देखोगे कि इसमें भी रीजनल, कहीं ना कहीं आप देखोगे 5 रीजनल इम्प्लीमेंटेशन है, एशिया, लैटिन अमेरिका, नॉर्दर्न मेडिटेरियन और ये सब रीजन। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये पता होना चाहिए कि यूएनसीसीडी एक लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट। ठीक है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि स्टॉकहोम जो है वो लीगली बाइंडिंग है या नहीं है ना? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू एग्रीमेंट एंड UNFCCC मीटिंग इन पेरिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला कि एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था बाय ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड विल गो इफेक्ट इन 2017। दूसरा कि एग्रीमेंट जो है वो लिमिट करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, सो दैट राइज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बाय एंड ऑफ द सेंचुरी डज नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। भाई ये तो ओके। एंड थर्ड है डेवलप कंट्रीज एक्नॉलेज्ड दैट देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट $1,000 बिलियन इन अ ईयर फ्रॉम 2020 टू डेवलप डेवलपिंग कंट्रीज टू कोप विद द क्लाइमेट चेंज। भाई एक तो ये स्टेटमेंट ना बहुत लंबे लंबे है, तो इनको आराम से पढ़ना। ठीक है। ये बात किसके बारे में कर रहा है? UNFCCC की जो COP21 हुई है, पेरिस क्लाइमेट समिट, उसके बारे में। सबसे पहले तो ये बात कर रहा है कि अग्रीमेंट जो है सारी कंट्रीज ने साइन कर दिया था, और ये 2017 में इफेक्ट में जाएगा। मुझे बताना जरा, पेरिस क्लाइमेट कब जाएगा इफेक्ट में? 2020 में, जब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये तो गलत है। स्टेटमेंट 1 तो पक्का पक्का गलत है। ठीक है। तो इसका क्या कहते हैं, स्टेटमेंट 1 तो नहीं है, तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, लास्ट वाला। अब सेकंड स्टेटमेंट आ जाओ कि अग्रीमेंट करता है कि ये लिमिट करेगा, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, ताकि जो राइस है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में, जो एंड ऑफ सेंचुरी तक तो 2 डिग्री नहीं होना चाहिए, और इवन 5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है। अब हमने जो जनरली पढ़ा है ना, वो पढ़ा है हमने 1.5 डिग्री और 2 डिग्री। ठीक है। 1.5 डिग्री 2050 तक, और 2 डिग्री हमने 2100 तक पढ़ा है कि ये नहीं होना चाहिए। हमने 5 डिग्री अब तक पढ़ा नहीं है, तो ये हो सकता है राइट हो, ये हो सकता है नहीं हो, क्योंकि इसमें 2 डिग्री वाला चीज़ तो लिखा है, ये तो राइट है। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो एक बार कि डेवलप कंट्रीज जो है उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि भैया उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कमिट किया है कि वो $1,000 बिलियन देंगी हर साल फ्रॉम 2020 डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो कोप कर पाए क्लाइमेट चेंज से। अब आपको लग रहा होगा ये तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें बात की गई थी वो ग्रीन क्लाइमेट फंड वाली चीज़ की, इसमें 2020 तक तो $100 बिलियन आएंगे, और 2020 के बाद हर साल इसमें फिर से इतना ही फंड हर साल डाला जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंसिंग प्रोवाइड किया सके। आंसर है गलत। पता है वो है क्या? $100 बिलियन। ये बात किसकी कर रहे हैं? $1,000 बिलियन। $1,000 बिलियन का मतलब हो गया $1 ट्रिलियन। भाई $1 ट्रिलियन इंडिया की GDP $2 ट्रिलियन है यार, $2.5 ट्रिलियन। बहुत ज़्यादा पैसा है। इतना ज़्यादा पैसा कोई डेवलप कंट्री हर साल नहीं दे सकता। ये किसकी बात कर रहा है? हर साल
हर साल आप $8 ट्रिलियन कैसे डालोगे यार, बहुत ज़्यादा पैसा है ये। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो थर्ड गलत है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड राइट है। तो इवन दो हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी सेकंड स्टेटमेंट की, हमने जस्ट बाय एलिमिनेशन टेक्निक हमने अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये देख लो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में, जो COP21 जिसको हम लोग 21st पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी बोलते हैं। ठीक है, ये पेरिस में हुआ था और ये एग्रीमेंट जो है बेसिकली आप देखोगे ये साइन नहीं हुआ है ऑल मेंबर कंट्रीज के द्वारा, ये तो हमें पता ही था। और इसमें 2 डिग्री मैंने बताया था ना, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री और 5 डिग्री। 1.5 डिग्री 2050 तक, 2 डिग्री 2100 तक और 5 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। ठीक है, तो ये आपके बेंचमार्क्स हैं। और इसके बाद ये वाला, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसके बारे में और कुछ है नहीं और बाकी जितना COP21 के बारे में आपको पता होना चाहिए वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। COP21 एक्चुअली अब मैं कहूंगी कि इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अभी जो आने वाला है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है 2 समिट, एक तो कटवाइस वाला और एक जो अभी मतलब जो कटवाइस जो पोलैंड में हुआ था, और दूसरा जो अभी हुआ था स्पेन में मैड्रिड में चिले के प्रेसिडेंसी में। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे कुछ नए कॉन्सेप्ट आए थे, जैसे SDM का कॉन्सेप्ट आया था वर्सेस CDM। जैसे हम लोग हमेशा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करी गई थी, वहाँ कार्बन मार्केट्स के बारे में बात करी थी, वहाँ कार्बन प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में बात कर रखी थी। तो ये सब आपको फिर लॉस एंड डैमेज के बारे में बात करी गई थी। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि लॉस एंड डैमेज जो है वो वार्सो पैक्ट में सबसे पहले आया था। अब वार्सो कहाँ पे पड़ता है ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपना क्वेश्चन नंबर 25। वो है कि विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 आपने देखा होगा कि आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसिडर करने को बोल रहा है। पहला कि ये ग्लोबल एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा कि ये वर्ल्ड समिट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थी वहाँ पे जोहान्सबर्ग 2002 में जो हुई थी वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था। भाई ये स्टेटमेंट तो आउटराइटली रॉन्ग है, क्योंकि हम थक गए हैं बोल बोल के कि एजेंडा 21, रियो प्रिंसिपल्स और UNFCCC, CBD, CCD सब कहाँ पे आए थे? रियो डी जेनेरियो ब्राजील समिट, अर्थ समिट ऑफ 1992। सेकेंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। अब आ जाओ तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट पे कि ये ग्लोबल एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। भाई है या नहीं है जल्दी बताओ। एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा था 21st सेंचुरी के लिए, है ना? तो क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लान था? हाँ ना, तभी तो ये कॉन्फ्रेंस जो थी उसी के बारे में तो थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ताकि आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक एजेंडा बना सको, उसमें बेसिकली आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन ले सको और लोगों को बोल सको कि आपको अपना खुद का प्लान बनाना है अगर आपको 21st सेंचुरी में डेवलप करना है तो आंसर है इसका ए। एक बार चेक कर लेते हैं है या नहीं है। तो आंसर है ए। ठीक है, तो ये फिर से SDGs है। अब इस बार जब आप देख रहे हो तो स्लाइड को पॉज कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और अपने आप रिमेंबर करने का कोशिश करो। प्लीज सारे याद कर लेना, भरोसा नहीं UPSC का किसी दिन उठा के आपसे अगर SDG गोल पूछ रहे और आपको नहीं आया ना, उससे बड़ा बेवकूफ फिर हरकत और कोई नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी वाली चीजें मन नहीं करना, बिल्कुल हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। हमें UPSC का पेपर ऐसे देना है जैसे कि मतलब हम बोलते हैं ना अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर हम देखे आए वैसे। नाउ व्हाट इज अ ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? ठीक है, अब सबसे पहले तो प्रोटोकॉल है और क्या है किसके बारे में? ग्रीन हाउस गैस के बारे में। अब स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू करो। पहला कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर्स के लिए टू अंडरस्टैंड करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए, मैनेज करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस का ताकि आप फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सको डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो कम कर सके और अडॉप्ट कर सके इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट है जो रेटिफाई किया गया है मेंबर नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ताकि वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सके एक स्पेसिफिक लेवल तक। ठीक है, एक स्पेसिफिक लेवल पे। और दूसरा चौथा है कि ये मल्टीलेटरल रेड इनिशिएटिव है जो कि बेसिकली वर्ल्ड बैंक होस्ट करता है। अब मुझे बताओ आपको इसमें से लॉजिकली क्या लग रहा है? भाई ग्रीन हाउस गैस का प्रोटोकॉल है तो उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड कुछ तो होना चाहिए। कहीं भी आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं दिख रहा है, वो है डी वाला स्टेटमेंट, तो ये तो हटा ही दो। ठीक है, अब A, B और C में देखो, एक प्रोटोकॉल है ना। ये प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? कुछ किसी चीज का करने का तरीका। ठीक है, कोई चीज को बताने का कोई गाइडलाइन, कोई चीज को करने का एक टूल। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के प्रोटोकॉल का मतलब क्या होगा कि यूनाइटेड नेशन आपको पैसा देगा ताकि आप अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम कर सको। तो ये तो बहुत ही अब्सर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, C क्या बोल रहा है कि ये इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट है, ठीक है, जो रेटिफाई किया सारी मेंबर कंट्रीज ने। तो यार ऐसा अग्रीमेंट अगर रेटिफाई होता ना तो न्यूज में आ जाता, तो ये न्यूज में नहीं आया, इसका मतलब है कि इतना इंपॉर्टेंट कोई कन्वेंशन था ही नहीं ना, तो ये ट्रीटी बन जाती। अगर यूनिवर्सल रेटिफिकेशन होता, इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट होता तो ऑब्वियसली ट्रीटी बन जाती। तो ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ये एक अकाउंटिंग टूल है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो कि जो गवर्नमेंट होती है, जो बिजनेस लीडर्स होते हैं, वो मतलब सोच समझने की कोशिश करते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम ये बता रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से आ रही हैं, जैसे अपस्ट्रीम एक्टिविटीज से, कंपनी वगैरह से, और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज से। ठीक है, स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3
और कैसे आप इसको रिपोर्ट करोगे वो सब। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल जो था वो किस लिए था। अब आ जाएगा क्वेश्चन 27 जो है कि टर्म है ये INDC, जो कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इसको शॉर्ट फॉर्म है INDC। ये बहुत फेमस है क्योटो प्रोटोकॉल के लिए भी, क्लाइमेट चेंज वगैरह के नेगोशिएशंस के लिए भी, ठीक है। तो INDC का मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इंटेंडेड का देखो, इसका जो वर्ड का मतलब है ना, ये आपको यहीं से पता लग जाएगा। इंटेंडेड मतलब कि हर कंट्री जो इंटेंड करना चाहती है, कि जो चाहती है वो करना, ठीक है, और जो उसका कंट्रीब्यूशन है कि कितना कंट्रीब्यूट करेगी वो ग्रीन हाउस गैस कमीशन को कम करने के लिए, वो कौन डिसाइड करेगा? नेशनली डिटरमाइन होगा, मतलब वो खुद डिसाइड करेगा। तो हर कंट्री अपने लेवल पे डिसाइड करेगा कि उसको कितना ग्रीन हाउस गैसेस के जो बचाव है, क्लाइमेट चेंज का जो वो है, उसमें कितना कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है, वो खुद से बताएगा, उसको कोई बाहर वाली कंट्री आके नहीं बताएगी। अभी पूछ रहा है ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है? पहला कि ये इट इज अ प्लेज मेड बाय यूरोपियन कंट्रीज टू रिहेबिलिटेट रिफ्यूजीज फ्रॉम वॉर अफेक्टेड मिडिल ईस्ट रीजन, बिल्कुल नहीं। दूसरा, प्लान ऑफ नेशन है कि आउटलाइन किया जाए कंट्रीज को कि टू कॉम्बैट कर सके क्लाइमेट चेंज को, हो सकता है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर कंट्रीज, बिल्कुल नहीं, पैसे वैसे क्यों देंगे यार। और चौथा है कि ये प्लान ऑफ एक्शन है आउटलाइन बाय कंट्रीज फॉर रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नहीं नहीं। इसका जो रिलेशन है ना वो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सबसे रिलेशन है, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। तो INDCs मतलब होता है ना, हम बोलते हैं ना इंडिया ने बेसिकली जो COP21 हुई थी वहाँ पे हमने अपने INDCs बताए हैं कि कैसे हमें 33 से 35% तक एमिशन इंटेंसिटी कम करनी है 2005 लेवल पे। हमें अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी बनानी है 40% 2030 तक, और हमें 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक बनाना है 2030 तक। तो ये क्या है? इंडिया के INDCs हैं। तो ये ऑब्वियसली तुम किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो बी था वो, ठीक है। अब याद रखना INDC जैसे इंडिया ने दिया है वैसे हर कंट्री देगी, ठीक है, जो उसके खुद के डिसाइड किए हुए होंगे, जो वो स्टेप्स लेने वाली है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे एड्रेस किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है ये तो कुछ फीडबैक सिस्टम और ये सब बता रखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट में चला जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है। पहला, कि प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ UN REDD+ प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू व्हाट? रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एंड तीसरा है पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि REDD+ है क्या। ये है यूनाइटेड नेशंस। रेड मतलब होता है रिड्यूस्ड एमिशन फ्रॉम डिग्रेडेशन, सॉरी फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, और प्लस मतलब होता है इसमें और 2-3 चीजें जोड़ दी गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा डिग्रेडेशन के बारे में बात कर रहा है, लैंड के, ये डिफॉरेस्टेशन वगैरह के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि अगर आप REDD+ को ढंग से इम्प्लीमेंट कर लोगे तो इसमें क्या होगा कि आपका रेजिलियंस बढ़ जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, पॉवर्टी कम हो जाएगा, या प्रोटेक्शन हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी का। अब सबसे पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? ये प्लस। ये प्लस का मतलब ही यही था कि आपको सिर्फ डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन नहीं करना है, आपको पॉवर्टी वगैरह भी एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ इसका फुल फॉर्म भी पता होता ना कि ये क्या कह रहा है, कि UN REDD+ का रेड से क्या डिफरेंस है, तो आप वैसे ही इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि REDD+ में एक तो डिग्रेडेशन फॉरेस्ट तो वैसे ही आ रहा है, तो ये तो राइट है। जब आप फॉरेस्ट बचाओगे तो बायोडाइवर्सिटी भी बचा लोगे, ये भी राइट है। तो 1 और 2 तो होना ही चाहिए। तो या तो ये है या ये है। और पॉवर्टी रिडक्शन हम देख रहे हैं कि वो प्लस, जो प्लस एजेंडा है ना इसमें था, तो इसका मतलब इसका आंसर है डी, ठीक है। तो ये है ना, आपको सिर्फ फुल फॉर्म से पता लग जाता। तो ये जो रेड प्रोग्राम था ना, ये तो बेसिकली स्टेप्स है, मैंने बताया था ना, एमिशन कम करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से जो होते हैं। और ये याद रखना 3 लोगों की पार्टनरशिप है, फाओ की, UNDP की और UNEP की। ये पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, ठीक है। कि REDD+ वाला जो प्रोग्राम है किसकी पार्टनरशिप है। और ये जो था बेसिकली इसने 3 टॉपिक्स लिए सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और उसमें स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन भी बोला गया है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि कैसे आपको कंट्रीब्यूट करना है, फॉरेस्ट को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचाना है, और आपको सोशल सर्विस जैसे पॉवर्टी, जेंडर, इन सब पे भी ध्यान देना है। तो यही है इसका मतलब, आपको फुल फॉर्म याद रखना है। और ये कुछ कंट्रीज है जो इस पर पार्टिसिपेट कर रही है। अब आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है बात करता है टीप के बारे में, ठीक है। अब टीप क्या है? टीप है बेसिकली द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता भी था उस टाइम की टीप करके कोई चीज़ होती है, और दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप देखोगे जो टीप है इसके बारे में आपसे 3 स्टेटमेंट लिखे गए हैं। पहला की इनिशिएटिव है जो UNEP, IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है, भाई साहब, ओके। ये जो है एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो फोकस करता है ड्रॉइंग अटेंशन टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
और तीसरा है कि ये प्रेजेंट करता है एक अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तब आपको देखना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या है यूजिंग द कोड बिलो। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ इसका नाम क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब ही यही है कि जो आपके फॉरेस्ट है, इकोसिस्टम जो एग्जिस्ट करता है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये टीप नाम का कोई चीज़ है। ये मैंने सिर्फ इसके कहाँ से इन्फर करा है, उसके नाम से। अब इस तीनों में से क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये बोल रहा है कि ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो फोकस करता है अटेंशन ड्रॉ करने में किसकी तरफ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें तो मुझे कुछ गलत लग नहीं रहा है ना? तो आपको भी लग रहा होगा इसका आंसर ये सेकंड तो होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट तो मुझे लग रहा है राइट है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सिर्फ 3 तो नहीं हो सकता, तो ये तो काट दो। अब आ जाओ थर्ड स्टेटमेंट की तरफ कि एक अप्रोच बताएगा कि कैसे डिसीजन मेकर्स को हेल्प करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा कैप्चर करने में कि वैल्यू कैसे आप कर सकते हो। बराबर है ना? इकोसिस्टम इतना वाइड है कि आप उसकी इकोनॉमिक्स कैसे निकालोगे, तो वो आपको अगर अगर आप बताना चाहते हो कि हाँ इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, तो आप ये भी तो बताओगे उसको कैप्चर कैसे करना है। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट राइट है तो फिर थर्ड स्टेटमेंट भी राइट होगा। तो सेकंड एंड थर्ड साथ में होने चाहिए। तो या तो इसका सी होगा या डी होगा, ठीक है? मतलब सेकंड और थर्ड साथ में होने चाहिए, ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब आ जाओ फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ कि ये एक इनिशिएटिव है जो यूएनईपी, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया था। तो ये आपको एक्चुअली पता होना चाहिए, तो आप ये अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। वैसे इसका आंसर ए नहीं है, मतलब इसका जो आंसर है वो सी है, डी नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। टीप जो है वो बेसिकली आप देखोगे कि ये इनिशिएटिव जो था ना, ये बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ये यूएनईपी का इनिशिएटिव था, ठीक है? इसमें ये आईएमएफ और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वगैरह मतलब देखो अब मैं आपको वैसे भी बता सकती हूँ कि अगर सपोज आपको नहीं पता होता है तो आप कैसे करते हैं। ये किसके बारे में बात कर रहा है? एनवायरमेंट के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यूएनईपी और आईएमएफ तो मुझे लगता है कि आईएमएफ इकोनॉमिक्स को रिलेट करता है, यूएनईपी एनवायरमेंट को। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहे हैं यहाँ? ये तो नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसलिए इसका वैसे भी आप एलिमिनेट कर देगा तो देखते ना, तो भी आपको पता लग जाता है इसका आंसर ए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? ये कुछ हमने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं टीप के बारे में, लेकिन उस टाइम ये काफी पॉपुलर भी था, तो न्यूज में था इसलिए पूछा गया था। अब ऑब्वियसली रिपीटेड क्वेश्चन पूछता नहीं है यूपीएससी, लेकिन फिर भी आपको कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, और स्पेशली वो क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है? तो ये जो है टीप जो है एक इनिशिएटिव है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, ताकि आप जो नेचर की वैल्यू है उसको समझ सको, ताकि वैल्यू आप जो मेन स्ट्रीम कर सको वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी और जो इकोसिस्टम सर्विसेज आपको फ्री में मिल रही है ना, कि ग्राउंड वाटर अपने आप रिचार्ज हो रहा है, बारिश अपने आप हो रही है, फूल पत्ते अपने आप आ रहे हैं, लाइफ स्टॉक अपने आप ग्रेज कर पा रहे हैं, इन सब की वैल्यू तो पता लगे आपको कि अगर आप इनके पैसे देना शुरू करो ना, आपकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी, ठीक है? ये जो है अचीव करना चाहता है गोल किस चीज़ का? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की तरफ, ताकि आप है ना मतलब डिसीजन मेकर्स को हेल्प कर पाओ कि आपको वैल्यू कैसे निकालनी है। तो इसलिए अगर आपने इस बार आपने देखा होगा कि एक ये आई थी रिपोर्ट आई थी कर्नाटका के एक टाइगर रिजर्व की, बोला गया था कि उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन है वो 8,000 करोड़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, वहाँ से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलता है, वहाँ पे टाइगर्स अगर रहते हैं वो लैंड इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, और अगर ये सब नहीं होता तो हमें 8,000 करोड़ का नुकसान होता, ठीक है? और ये जो है जेनेवा बेस्ड है, स्विट्जरलैंड बेस्ड है ना, इंटरनेशनल एनवायरमेंट हाउस में, और टीप जो है वो यूएनईपी के अंदर आता है। मैंने बताया था ना आपको, इकोनॉमिक्स जो उनकी ट्रेड ब्रांच है उसके अंदर, ठीक है? तो ये देख लो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम सर्विसेज 4 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो प्रोविजनिंग, एक रेगुलेटिंग, एक हैबिटेट और एक कल्चरल, ठीक है? कल्चरल मतलब होता है ना, हम लोग घूमने उमने जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, रिक्रिएशनल पर्पज के जाते हैं, कई लोग पेंटिंग बनाते हैं, कई लोग गाना गाते हैं, तो वो वाला चीज़। प्रोविजनिंग मतलब जो हमें उनसे सर्विस मिलती है, फूड की, फॉडर की, वैक्सिंग और सॉरी वैक्स वगैरह जो निकलता है, हनी निकलता है, ये सब। रेगुलेशन मतलब होता है क्या रेगुलेट कर रहे हैं, एनवायरमेंट रेगुलेट कर रहे हैं, रेनफॉल रेगुलेट कर रहे हैं, फ्लड रेगुलेट कर रहे हैं, सॉइल को सॉइल इरोजन रेगुलेट कर रहे हैं, वो सब। और हैबिटेट मतलब जिसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी रहती है, ठीक है? ये आपने पढ़ा होगा मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट रिपोर्ट्स, ये वहाँ पे एक्चुअली मेंशन किया गया था कि जो इकोसिस्टम सर्विसेज है उनको आप 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? तो बाकी सब इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि ग्रीन इंडिया मिशन का एम क्या है। तो इसमें आ जाओ आपके 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है? ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये जो है ये बता रहा है सबसे पहला कि इनकॉर्पोरेट करेगा एनवायरमेंट बेनिफिट एंड कॉस्ट को इनटू यूनियन एंड स्टेट बजट में, देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन अकाउंटिंग। दूसरा, लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू एनहांस एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तीसरा, रीस्टोरिंग एंड एनहांसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। तो मुझे बताओ इसमें से ग्रीन इंडिया मिशन तो आपने सुना ही होगा, ये एक्चुअली वन ऑफ द 8 मिशन है जो नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर आते हैं। उसके अंदर बाकी मिशन क्या है? सोलर मिशन आ जाएगा आपका, है ना, आपका वो ग्रीन हैबिटेट वाला मिशन आ जाएगा, फिर आपका हिमालयन इकोसिस्टम वाला आ जाएगा, फिर आपका क्लाइमेट चेंज वाला आ जाएगा, फिर आपका स्ट्रेटेजिक नॉलेज वाला आ जाएगा, है ना, इसमें वाटर मिशन वगैरह आ जाएगा। तो ये इन सब मिशन में से एक मिशन आपका ये भी है ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन में आप क्या करना चाहते थे? आप बेसिकली 2 चीज़ें करना चाहते थे। एक तो जो ऑलरेडी लैंड डिग्रेडेड है वहाँ पे जो 5 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड है उसको फॉरेस्ट करना चाहते थे,
और दूसरा एक नया जो 5 मिलियन हेक्टेयर का लैंड है उसको भी फॉरेस्ट एरिया में लाना चाहते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेजर ऑब्जेक्टिव। अब आप देखो इसमें से कौन से स्टेटमेंट राइट हो सकते हैं। तो पहला सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये क्या बोल रहा है कि आपको ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करना है। भाई आपको यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करी जा रही है, यहाँ पे आप क्रॉप कहाँ उगाने पे आ गए। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब आप व्हीट और राइस में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसी का दूसरा रेवोल्यूशन आपको लॉन्च करना है। नहीं भाई, ये वो नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। अब आ जाओ, या तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है या थर्ड, तो एक पढ़ लो और आपको आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप है ना इसमें एनवायरमेंट बेनिफिट और कॉस्ट को स्टेट बजट में डालोगे, नहीं, उसको ग्रीन बजटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये वो ग्रीन इंडिया मिशन का पार्ट नहीं है, तो ये 1 नहीं है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी। तो अगर हम चेक कर लेते हैं, इसका आंसर है सी। ओके, मैंने आपको बता ही दिया 5 मिलियन हेक्टेयर वाला कॉन्सेप्ट, और इसमें कैसे ही इकोसिस्टम सर्विसेज को इंप्रूव करेगा, नॉन टाइम ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इनकम जो होती है ना अपनी जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं उनके लाइवलीहुड जो जिनका डिपेंडेंट होता है फॉरेस्ट पे, उनके लाइवलीहुड को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि नेशनल मिशन के बारे में है कि क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट बढ़ाओ, उसको इकोसिस्टम सर्विसेज बढ़ाओ, ग्राम सभा का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोकल कम्युनिटीज का लाइवलीहुड वगैरह देखो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखो कंजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसी के साथ अब हम 31st क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं। आई नो ये जो एनवायरनमेंट वाला है वो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है ना, इसमें कल्मिनेशन होता है ज्योग्राफी, आपके करंट अफेयर्स और थोड़े बहुत आपके इकोनॉमिक्स का भी। तो इसलिए क्या होता है, इसको अगर आपने एक बार समझ लिया ना, यहाँ पे अगर आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उतने टाइम का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ये प्रोपोर्शनल बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमिनेशन टेक्निक अगर आपने सीख ली तो लिटरली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे 31st क्वेश्चन पे, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे।